नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, हमारा जो ये सीरीज चल रही है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो पार्ट 1 हमने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने देखना है वो वर्बल इंटेलिजेंस पार्ट 1 सर्च आउट कर लें। और पार्ट 2 में हम टाइप्स 11 से स्टार्ट करेंगे, आई थिंक ऐसे ही। जी, टाइप 11 टाइम सीक्वेंस टेस्ट। जी, इसको थोड़ा सा रीडिंग करते हैं। कहता है जी, दिस टाइप डील विद क्वेश्चंस ऑन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेज ऑफ द वीक मंथ ऑफ द ईयर। जी, इसमें आपको टेस्ट जो होंगे वो जो ट्रिक होगी या क्वेश्चन को क्रैक करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कैलेंडर को समझने की जरूरत पड़ेगी इस किस्म के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अब इसकी एग्जांपल को देखते हुए फिर कैलेंडर को हम इस्तेमाल करते हुए समझेंगे। इसको कहता है जी, इफ 9th ऑफ द मंथ फॉल्स 3 days बिफोर सैटरडे। जी, कहता जी महीने की 9 तारीख हफ्ते से 3 दिन पहले है। यानी कि आपको पता है कि हर वीक में सेम डेज आते हैं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब वो कह रहा है कि जो 9 तारीख है वो हफ्ते से 3 दिन पहले है। तो अब इसके लिए आपको अगर तो कैलेंडर की समझ है और बाकी सारा ड्रा आउट है, तो फिर तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अब वो सवाल को भी सुने। ये तो उसने बता दिया आपको, ये आसानी से आप देख लेंगे कि हफ्ते से 3 दिन पहले कौन सा दिन है। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल कहता है व्हाट डे विल बी डॉन ऑन 21st डे ऑफ द मंथ, के 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब इसको अगर आपने सोल्व करना है तो उसके लिए ये देखें, मैं एक कैलेंडर डाउनलोड किया हुआ था पहले ही। जी, ये कैलेंडर नजर आ रहा है सामने। हाँ जी। अब इसमें देखें कि वो कहता है जी 9 तारीख जो है वो हफ्ते से 3 दिन पहले। अब ये हफ्ता है, ठीक है ना, ये वाला हफ्ते से 1 दिन पहले हो गया, 2 दिन पहले हो गया, 3 दिन पहले हो गया। यहां पर आपका क्या होना चाहिए, 9 तारीख होनी चाहिए सवाल के मुताबिक। तो यहां पर आपकी कौन सी डेट बनेगी, 10, यहां पर 11, यहां पर 12। अच्छा, इससे इससे काफी टाइम लग रहा है। मैं ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड, वहां पर जरा जल्दी बन जाएगा। आप क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए आप सिंपल सा करें कि लाइनें ड्रा कर लें, ठीक है ना। ये करें, मंडे से शुरू कर लें, एम, ट्यूसडे, हाँ हाँ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। या इसको बल्कि इस तरह करें, संडे तो और कंफ्यूज करेगा। संडे इस तरफ कर लें। क्लियर है इतना। अब आप क्या करेंगे, आपने सवाल को देखना है। मैं दोबारा सवाल को निकालता हूं, फिर आपको बाकी इसको समझाता हूं। जी, सवाल कहता है जी, 9th ऑफ द मंथ फॉल्स 3 डे बिफोर सैटरडे। अब आप पहले 9th डेट को देखेंगे, ये सैटरडे आपका, ये वाला
तो सैटरडे से एक दिन पहले फ्राइडे है, 2 दिन पहले थर्सडे है, 3 दिन पहले बुध है। बुध को 9 तारीख है सवाल के मुताबिक। यहाँ पर 10 तारीख होगी, यहाँ 11 तारीख होगी, यहाँ 12 होगी। अब आपको ये समझ आ गई होगी, इसी हिसाब से हमने आगे डेटें लगानी है। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से अभी तो सवाल समझा रहा हूँ, जब आपने क्रैक करना वहां जल्दी हो जाएगा रफ अमल में, जब आप सोल्व करेंगे तो आपने तो जल्दी से वो डेट को फाइंड आउट करके उस हिसाब से कर लेना है जी। अब वो कहता है जी 21 देखनी है हमने। क्या देखनी है? 21। अब 21 तक हम लेके जाएंगे। यहाँ पर 13, 14, ऐसे ही है, 15, 16, 17, 18, ये टाइम बचाने के लिए मैं जरा पूरा नहीं लिख रहा, 19, 20, 21, 22। अब हमारे पास सवाल में क्या पूछा हुआ है? 21 का। तो अब 21 हमारा आ चुका है, इससे आगे तो हम करेंगे नहीं। अब इतने से आपको समझ आ जानी चाहिए। किधर गया? जी। तो ये वाला 21 बन रहा है। 21 को कौन सा दिन था? मंडे। ये सवाल आप सोल्व करना आ गया ना आपको? 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो जरा स्पीड अप हो जाएगा काम। अब ये देखें, अब इसमें दिया हुआ है आप लोगों को कि संडे बनता है, ट्यूसडे बनता है या मंडे। तो अब आपने सोल्व आउट कर लिया है, ये कौन सा बन रहा है? मंडे। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चले। नेक्स्ट टाइप है जी ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, जिसको पढ़ते हैं पहले। कहता है वी आर रिक्वायर्ड टू हैव अ फेयर नॉलेज ऑफ ब्लड रिलेशन, कि इसके लिए वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है कि हमें रिश्तों का अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। अब वो कहता है जी एक्सरसाइज ऑफ दिस टाइप आर आल्सो गिवन इन सम टेस्ट, दीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग बट सम टाइम कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, के बाद दफा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है सवाल को क्रैक करने के लिए। हैज द स्टूडेंट इज एडवाइज टू अटेम्प्ट दीज टुवर्ड्स द एंड इफ ही कैन नॉट सोल्व देम। अगर ये जल्दी से सोल्व नहीं होता है तो इसको स्किप कर दें। अगर जल्दी से सोल्व नहीं होता पहले करने की कोशिश करें, लेकिन अगर टाइम कंज्यूमिंग का तो स्किप कर दें, एंड पे ले जाएं, ताकि आपके बाकी सवालों में इशू ना बने जी। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ आएगी सही। अब ये देखें, वो कहता है जी, सवाल को पढ़े। कहता है जी ए एंड बी आर बोर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स, कि ए और बी दोनों सेम पेरेंट्स ने पैदा किए हैं, के बच्चे हैं कह लें। सी इज द ए एंड बी आर बोर्न ऑफ द सेम पेरेंट, ठीक हो गया। सी इज द फादर ऑफ ए। सी क्या है जी? ए का फादर है। बट बी इज नॉट सीज सन, लेकिन सी उसका बेटा नहीं है। व्हाट इज बी टू सी? अब इसको ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, वहां पर थोड़ा सा आपको समझाता हूं जी। ये स्क्रीन की तरफ देखें सामने जरा। जी। अब देखें कि ए और बी, ठीक है ना, ये दो थे। सी जो है वो कहता है जी ए का फादर है। ठीक है। अब आप सवाल की टाइप जब वो समझा रहा है तो वो कहता है जी आपको फेयर नॉलेज होना चाहिए ब्लड रिलेशन का। इसमें ब्लड रिलेशन का फेयर नॉलेज से क्या मुराद वो ले रहा है कि आपको बेटा बेटी, दादा दादी, नाना नानी, इन सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि सी ए का फादर है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी का के बारे में वो ये कह रहा है
कि दोनों एक ही वालदैन के बच्चे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर सी ए का वालिद है, फादर है, तो वो बी का भी फादर होगा। फादर तो वो होगा, वो उसने बता दिया है। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि बी इज नॉट द सन। यहां पर फेयर नॉलेज किस तरीके से चाहिए कि अगर माँ बाप की बात करें तो उनके बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। यहां पर वो बेटे बेटी का रिलेशन पूछ रहा है। देखें जी, बी उनका बच्चा तो होगा, लेकिन वो कह रहा है बेटा नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि फिर बेटी होगी। ठीक है ना? तो ये आपके क्या हुआ, वो गर्ल है। यहाँ पर इस तरीके से उसने पूछा। और भी इस तरह के जब एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो वो कंफ्यूजन दूर होती जाएगी। ये इतना क्लियर है? जी। अब वो कहता है जी, इसमें तो आपका क्लियर हो गया कि सी डॉटर है, ऐसे ही है। जी, नेक्स्ट चलते हैं टाइप 13 की तरफ। कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंसिबल सेंटेंस आर जम्बल्ड वर्ड टेस्ट। इसमें क्या है, रीअरेंज करना होता है आपने। जम्बल्ड वर्ड के लफ्जों को आगे पीछे दिया जाए। तो यहाँ पर आप आ गया है, पहले तो आपने ये पहले टाइप 1 में ही पढ़ लिया था जम्बल्ड वर्ड के बारे में। यहाँ पर टेंस सेंटेंस की बात आ रही है। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो फिर देखते हैं। कहते हैं इन दिस टाइप द वर्ड फार्मिंग अ सेंटेंस आर जम्बल्ड अप एंड डू नॉट मेक सेंस। के वर्ड्स को आगे पीछे करके लिखा हुआ है और सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं दे रहा, वाजे दे रहा है वाजे। अब एग्जाम्पल को देखते हुए इसको समझते हैं। कहता है जी, इफ द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स आर अरेंज टू फॉर्म द बेस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस विद व्हाट लेटर वुड बी सेकंड वर्ड बिगन, नेम द एप्रोप्रिएट चॉइस। जी। अब आपको सवाल दिया गया है, इसमें जो सेंटेंस दिया गया है वो है बेटर क्योर इज देन प्रिवेंशन। बेटर क्योर इज देन प्रिवेंशन। ये वर्ड आप आम जब हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज इलाज से बेहतर है, ये भी लिखा, उर्दू में भी पढ़ेंगे। तो ये देखे ना, उन्होंने बेटर पहले लिख दिया और इसको सेंटेंस की सही मीनिंग नहीं बन रही थी, तो आपने पहले इसको तरतीब देना है। तरतीब तो दे लिया, लेकिन उसने सवाल क्या पूछा है, लेटर का पूछा है। कहता है इफ द फॉलोइंग जम्बल वर्ड आर अरेंज्ड टू फॉर्म द बेस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस विद व्हाट लेटर वुड बी सेकंड वर्ड बिगन, कि जो दूसरा वर्ड है उसका पहला लेटर क्या होगा। जब हमने इसको तरतीब दी तो वो क्या बना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर, तो यहां पर आपके पास जो दूसरा वर्ड है वो इज है, तो इज का पहला अल्फाबेट क्या है, आई, तो इसका जवाब आई है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये इसमें भी इस तरह का दिया हुआ था, कश्मीर ऑफ चार्मिंग इज वेरी बेस्ट सीनरी। तो जब हम इसको तरतीब देते हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ये नीचे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है सेंटेंस करेक्ट करके। तो अब इसमें सवाल क्या पूछा हुआ उन्होंने, वो देखें। कहता है जी, रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल वर्ड टू फॉर्म सेंसिबल सेंटेंस बाय ओमिटिंग एन एक्स्ट्रा वर्ड। कि इसमें एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है, उसको ओमिट करना है, खारिज करना है, निकालना है। एंड नेम द चॉइस विच गिव्स द लास्ट लेटर ऑफ द ओमिटेड वर्ड। और जो लफ्ज हमने ओमिट किया है, निकाला है, उसका क्या है जी, लास्ट लेटर बताना है। जी। अब वो कहता है जी कि इस ऊपर वाले फिक्रे में जो वर्ड था बेस्ट, वो हमने ओमिट किया है। ओमिट क्यों किया है? क्योंकि हमने वेरी भी लगाया हुआ है। वेरी भी सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। दो सुपरलेटिव डिग्री कभी भी इकट्ठी नहीं आती। ठीक है ना? तो इसलिए बेस्ट को ओमिट कर दिया। अब बेस्ट का आखिरी अल्फाबेट क्या है, पी है, वो हमने बता देना है। जी, नेक्स्ट है जी वर्ड बिल्डिंग।
नेक्स्ट टाइप है जी वर्ड बिल्डिंग। कहते हैं एन एक्सरसाइज इन वर्ड बिल्डिंग एक्चुअली टेस्ट द वोकैबुलरी ऑफ कैंडिडेट। इसमें आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट किया जाएगा कि आपकी बेसिक नॉलेज जो आपसे जॉब का उनका लेवल है, इंटर के बाद है, ग्रेजुएशन के बाद है, मैट्रिक के बाद है। तो मैट्रिक के लेवल के जो आपके वर्ड हैं साइंस की, उर्दू की, इंग्लिश की बुक्स में, खा वो इंग्लिश में है चाहे केमिस्ट्री में है, वो वर्ड्स कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वो उस आपका लेवल देखना चाह रहे हैं कि ये बच्चा क्या मैट्रिक लेवल की वोकैबुलरी रखता है या नहीं। अगर इंटर लेवल की जॉब होगी तो वो इंटर लेवल तक का पूछेंगे। अच्छा जी, अब उसमें मजीद वो क्या बताना चाहता है, कहते हैं जी इन दिस टाइप कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय सुफिक्सिंग और प्रीफिक्सिंग। जी अब ये सुफिक्सिंग और प्रीफिक्सिंग क्या होती है, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज को समझना है पहले। प्री पहले, प्रीफिक्सिंग पहले कोई लफ्ज लगाना है वर्ड के, सुफिक्सिंग का है जी बाद में कोई लफ्ज लगाना है। क्लियर है। और ये आपने मैट्रिक की फिजिक्स में पढ़ा होगा, पहले ही चैप्टर में है प्रीफिक्सिस के बारे में कि ग्राम लफ्ज है और जो किलो है वो प्रीफिक्सिस है। डेसी, किलो, मेगा, माइक्रो, पिको, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं, वो प्रीफिक्सिस है। इसी तरह सुफिक्सिस होंगे। तो अब हमारा असल एजेंडा तो वर्ड बिल्डिंग ना, ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाया है कि ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको सिर्फ ट्रिक नहीं आना चाहिए, आपको कुछ रेलिवेंट वर्ड भी आने चाहिए कि आपको सवाल अंडरस्टैंड होगा तो आप आगे लेके चलेंगे जी। प्रीफिक्सिंग न्यू लेटर आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम, या फिर प्रीफिक्स को हटाना पड़ेगा, लाजमी नहीं कि लगाना है। वो कहता जी टेकिंग ऑफ के उनको हटाना भी पड़ सकता है। आर एडिंग न्यू लेटर्स टू द बॉडी ऑफ गिवन वर्ड। कहता है थिंक ऑफ अ सिंगल लेटर विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर्म न्यू वर्ड। सिर्फ एक सिंगल लेटर लेना है, एक एबीसी का लफ्ज लेना है और इनके क्या करना है, इनमें इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने से नया लफ्ज बन जाए। अब आपके पास दिया हुआ उन्होंने जी बेड, बेड में भी वही लफ्ज ऐड करना है। आगे हर्ट दिया हुआ है उसमें भी वही लफ्ज ऐड करना है, अल्फाबेट ऐड करना है। कोट दिया हुआ है उसमें भी वही करना है। तो आपने बेसिकली सबसे पहले कोशिश करनी है वावल वर्ड्स को इस्तेमाल करें। तो अगर हम वावल वर्ड को इस्तेमाल करें तो बेड है, तो अबेड भी वर्ड बन सकता है, ए बी ई डी वर्ड भी होता है, अबेड भी होता है, और बी ई ए डी बीड ये भी होता है। इसी तरह एच ई आर डी हर्ड है, लेकिन अगर हम इसको करें एच ई ए आर डी हियर्ड, सुनना। इसी तरह मेट है, लेकिन अगर हम ए ऐड करते हैं एम ई ए टी मीट। इसी तरह सी ओ टी कॉट है, तो सी ओ ए टी कोट जो आप पहनते हैं वो वाला बन गया। यहां पर एक आधे लफ्ज को तो आप चेंज कर लेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि सारे अल्फाबेट में एक ही, सॉरी सारे वर्ड्स में एक ही अल्फाबेट को ऐड करना है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और कोशिश आपने क्या करनी है, पहले वावल वर्ड्स को ए को रख के देख लें सामने किसी भी पोजीशन पर, फिर बी को, फिर सी को, सॉरी ए को, फिर ई को, फिर आई को, फिर ओ को, फिर यू को, फिर बाकी लफ्ज को। पहले आपने कोशिश करनी है ए बी सी को रखना है। अच्छा वावल वर्ड्स को ही क्यों रखना है, पहले हमने उसको क्यों रखना है। वावल वर्ड्स की खसूसियत आपने पढ़ा तो होगा जी, वावल वर्ड्स हैं, याद भी किए होंगे। वावल वर्ड्स बेसिकली आपके पास कनेक्टर का काम करते हैं। अगर मैं आम जुबान में कहूँ जट के अंदाज में, तो मैं कहूंगा कि ये गूंद का काम करते हैं, दो अल्फाबेट्स को आपस में जोड़ते हैं। वावल वर्ड्स का काम है, गूंद का काम है, एलपी का काम है, दो अल्फाबेट्स को आपस में जोड़ के कोई लफ्ज बनाते हैं। क्लियर है जी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा आपको वोकैब भी होनी चाहिए इसके लिए, आपकी जरूरी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया है, इसके बाद उसने दिया हुआ है रैक का, आल का, ओवर का, रेस्ट का। नीचे ये सोल्व भी किए हुए, उसी से देख लें थोड़ा सा। रैक से पहले सी लगा दिया, क्रैक हो गया। आल से पहले सी लगा दिया, काल हो गया। ओवर से पहले सी लगा दिया तो कवर हो गया। रेस्ट से पहले सी लगा दिया तो क्रेस्ट हो गया। अच्छा, ये आपने कहाँ कहाँ पढ़े हुए हैं लफ्ज,
ये क्रैक तो पता ही है ना तोड़ना, ये मैं अक्सर बोल रहा हूँ कि हमने ये सवाल को क्रैक करना है समझने के लिए। तो काल का भी पता होगा, कवर का भी पता होगा, ढांपना। रेस्ट क्रेस्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है? फिजिक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। आगे चलें, नेक्स्ट में भी देख लें, थोड़े से वर्ड ही आपकी वोकैब में इजाफा हो जाएगा कि भी कैसे है। इसमें भी उसने कहा सिंगल लेटर को ही ऐड करना है सब में। स्कार है तो ई लगा दिया, स्केयर हैट है तो ई लगा दिया, हेट बन गया। रोब है तो ई लगा दिया तो रोब बन गया। हिड था तो आ गया ई लगा दिया तो हाइट हो गया, सामने ई का इजाफा हुआ है। मैंने कहा आपको सबसे ज्यादा कोशिश करें पहले वावल वर्ड को लगा के सोल्व आउट करने के लिए। जी नेक्स्ट है टाइप 15। कहता है जी अरेंज वर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तरतीब नजूली या सऊदी में, आर द नेचुरल सीक्वेंस ऑब्जेक्ट, या फिर कुदरती जो फिनोमेना है उसके हिसाब से सेट करें। इसकी एग्जांपल को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें वो कह रहा है कि अरेंज द वर्ड्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। जी क्या कह रहा है जी? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग क्या होता है जी? कौन सा ऑर्डर बनेगा? नजूली वाला, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाना। जी अब वर्ड कौन से दिए हुए हैं? स्किन है, काफ है, शू है, काओ है, कारकेस है, लेदर है। ठीक है ना जी। अब इसका थोड़ा सा उसने दोनों चीजें बताई हैं कि तो डिसेंडिंग असेंडिंग आर्डर है, एक नेचुरल सीक्वेंस है। अब इसका थोड़ा सा नेचुरल सीक्वेंस को समझेंगे, ये नेचुरल सीक्वेंस से चलता है। देखें ये पहले जी क्या होता है? बछड़ा होता है। पहले क्या होता है? बछड़ा। फिर बछड़े की गाय बनती है, गाय के बच्चे को बछड़े कहा जाता है ना, काफ कहा जाता है। काफ के बाद क्या बना? गाय बनेगी। गाय बन गई, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको जिबा खाने लेके जाते हैं, कारकेस। वहां पर जिबा किया जाता है, जिबा करके उसकी क्या उतारी जाती है? स्किन उतारी जाती है। स्किन उतारने के बाद क्या होता है? उस स्किन को हम क्या बेचते हैं? बेच दिया जाता है। उससे क्या बनता है? लेदर बनता है। लेदर बनने के बाद क्या बनता है? शूज बनता है। ये उसकी तरतीब बन रही है, यही तरतीब उसने पूछी है। अब नीचे सोल्यूशन में देखें, पहले बी है काफ, फिर डी है, काफ के बाद बछड़े के बाद काओ बनेगी ना, डी भी आएगा। उसके बाद फिर वो क्या जा रहा है? ई भी आएगा, कार के इसमें जिबा करने में जाएगी। उसके बाद वो क्या पे आ रहा है? ए में। जिबा करने के बाद उसकी स्किन उतारी जाएगी। उसके बाद क्या करता है वो? स्किन के बाद उसकी लेदर बनेगी। लेदर बनने के बाद एंड पर शूज बनेंगे। नेचुरल फिनोमेना को फॉलो अप किया हुआ है। क्लियर? इसमें समझ आ गई होगी। इस तरह का कोई भी ट्रिकी सवाल होगा वो आप करने की कोशिश करें, अभी कंफ्यूजन होगी, लेकिन जब एक्सरसाइज को हम मजीद सोल्व करेंगे, ये नेक्स्ट पार्ट 3 में हमारे 30 टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जब प्रैक्टिस करेंगे तो तब ही आप में परफेक्शन आएगी। ठीक है ना? अच्छा ये नेक्स्ट चलते हैं टाइप 16 की तरफ। कहते हैं अरेंज फिगर्स एंड लेटर्स ऑफ अल्फाबेट इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस। अल्फाबेट्स या लेटर्स को एक खास तरतीब देनी है। कहता है दिस इज सिंपल एक्सरसाइज इन विच फिगर्स ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स गिवन इन, ये वर्ड पूरा नहीं आया, शेपर्ड्स है या हैफाजर्ड्स मैनर, आर टू बी अरेंज इन देयर नेचुरल सीक्वेंस। ये भी नेचुरल सीक्वेंस में आ गया है। अच्छा इसको देखते हैं थोड़ा सा, एग्जाम्पल से ही सही समझ आएगी। कहता है नेम द पेयर इन द फॉलोइंग ग्रुप विच कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ द सेम डिजिट्स इन डिफरेंट ऑर्डर्स। जी वो कहते हैं जी पेयर जो है उनके नेम बताएं जो आपको ऑर्डर दिए गए हुए हैं, जिनका क्या है जी? विच कंसिस्ट ऑफ द सेम डिजिट, जिनके पास सेम डिजिट है लेकिन क्या है? इन डिफरेंट ऑर्डर। तरतीब चेंज हो सकती है लेकिन डिजिट सेम है, यानी कि 3 और 5 है या 5 और 3 है। तरतीब डिफरेंट है लेकिन डिजिट दोनों सेम ही है, 3 और 5। ठीक है ना? अब उसको फाइंड आउट करते हैं। अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है 571035।
अब बाकी ये ए का मैंने बोला है, बाकी ढूंढे किसी में यही लफ्ज हो लेकिन तरतीब भी शायद चेंज हो। 5 भी हो, 3 भी हो, 0 भी हो, 1 भी हो, 7 भी हो और 5 भी हो। जी ये डी को देखें जरा गौर से। डी में दो 5 है, 7 भी है, 3 भी है, 0 भी है, 1 भी है। ऐसे ही है, यानी कि ए और डी का पेयर बन रहा है। अगर हम बी को देखते हैं, 3 2 9 7 5 0। अब ये देखें कि 9 और किस में है, सी में है, लेकिन सी में 8 है, इसलिए वो बी से पेयर नहीं बनेगा। और 9 किस में है, डी में भी नहीं है, ई में भी नहीं है, एफ में देखें 9 है, और किस में है देख लें। बस उन्होंने जवाब में दिया हुआ है कि ए और डी का पेयर बन रहा है, एक का पेयर बन रहा है, वो आपने देख लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देख लेते हैं एक दफा, क्योंकि वो ये डिजिट्स में है, वो अल्फाबेट्स में है। कहता है नेम द लेटर ऑफ लेटर विच फॉलोज द थर्ड कॉन्सोनेंट आफ्टर द सेकंड वावल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझने के लिए बच्चों के नॉलेज में नहीं है, या यही बताया जाता है जी वावल वर्ड का बता दिया जाता है, कॉन्सोनेंट का नहीं बताया जाता है। आपका कंसेप्ट क्लियर इसमें कॉन्सोनेंट क्या होता है? वावल वर्ड्स के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं, वावल वर्ड्स के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। यानी कि जो एबीसी है उसमें ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो क्या है, आपके कॉन्सोनेंट हैं। अब आपको सवाल की समझ आएगी। वो कहता है कि नेम द लेटर विच फॉलोज द थर्ड कॉन्सोनेंट, के थर्ड कॉन्सोनेंट, और साथ ही क्या कह रहा है, आफ्टर द सेकंड वावल। पहला कौन सा है, ए, दूसरा क्या है, ई। ई के बाद थर्ड कॉन्सोनेंट, ई के बाद थर्ड कॉन्सोनेंट, क्योंकि वो कह रहा है सेकंड वावल के बाद। अब वो देखे क्या बनता है, ई के बाद आगे गिने थर्ड बनाए, एफ जी एच। ठीक है ना? यानी कि इसके लिए आपको सामने एबीसी नहीं देगा, आपको वैसे याद होना चाहिए कि पहले सेकंड वावल कौन सा है वो देखें, उसके बाद थर्ड कॉन्सोनेंट देख ले। क्लियर है? एच है। अच्छा नहीं, एक और भी इसने क्या कहता है, द सेकंड वावल ऑफ ई इज द थर्ड कंसोनेंट आफ्टर ई इज एच। लेकिन सवाल थोड़ा सा गौर से सुने, उसने क्रैक किया, देखिए ना, कंफ्यूज किया है। वो कहता है जी नेम द लेटर विच फॉलोज द थर्ड कॉन्सोनेंट, विच फॉलो द थर्ड कॉन्सोनेंट। उसने ये नहीं कहा कि थर्ड कॉन्सोनेंट बताएं, वो कह रहा है थर्ड कंसोनेंट को जो फॉलो कर रहा है, जो थर्ड कॉन्सोनेंट की पैरवी कर रहा है, या अतात कर रहा है, या उसके आगे चल रहा है, उसकी बात को आगे लेके चल रहा है, यानी कि थर्ड कॉन्सोनेंट नहीं पूछा, जो फॉलो कर रहा है थर्ड को वो पूछा है, जो उसकी पैरवी कर रहा है या उसके बाद आ रहा है ये पूछा गया है। इस तरीके से भी कंफ्यूज कर सकते हैं। अब थर्ड एच ही है, उसके बाद क्या है, पैरवी जो कर रहा है वो आई है। क्लियर है? चले आगे चलते हैं। टाइप 17 आ गई। कहता है अरेंजमेंट, arrangement of words in the sequence in which they occur in the dictionary। जी, इसमें आपसे डिक्शनरी का पता होना जरूरी है। आपसे डिक्शनरी के बारे में पूछेगा कि क्या आपका लेवल इतना हो चुका है कि आपको डिक्शनरी देखने आती है या नहीं आती। ठीक है ना? तो डिक्शनरी को आप थोड़ा सा डिक्शनरी को समझे। डिक्शनरी में देखना है, गौर करना है कि सबसे पहले आपको ए वाले वर्ड होंगे, फिर बी वाले होंगे, फिर सी वाले होंगे, फिर डी वाले, इसी तरह तरतीब वाले जाते जाएंगे। पहले देखा जाएगा पहले अल्फाबेट को, उसके बाद दूसरे अल्फाबेट को देखा जाएगा, यानी कि ए वाले लहदा, बी वाले लहदा, सी वाले लहदा। पहला अल्फाबेट के हिसाब से उनको लहदा कर दिया। अब जो ए वाले हैं उनकी तरतीब कैसे लगानी है, ए वालों की भी तरतीब लगानी पड़ेगी। वो कैसे लगाएंगे, पहले ए को छोड़ दे, पहले पहले ए वाले की तरतीब समझाने लगा हूं। ए को छोड़ दे,
ए के बाद हमने क्या करना, बल्कि मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ बस। जी देखें, डिक्शनरी में आपको पहले ए अल्फाबेट्स आ जाएंगे। ए अल्फाबेट्स आप उनकी तरतीब समझने लगे हैं। तो ए में फिर हम दूसरे लफ्ज को देखेंगे, उसमें पहले ए वाले रखेंगे, फिर हम ए के बाद क्या करेंगे, बी वाले। एक मिनट ठहर दें, इसको मैं रेज करूं पहले आप फिर हम क्या देखेंगे, फिर ए वाले देखेंगे। ठीक है ना, ए तो चलता ही जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हमने कौन से वाले रखने हैं, जो दूसरा भी ए होगा। ठीक है, अब ये भी ए है, पहले डबल ए वाले रखेंगे। अब डबल ए के बाद सारे ही डबल ए वाले हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम थर्ड अल्फाबेट को देखेंगे। थर्ड अल्फाबेट अगर तो ए हुआ तो ए वाले रखेंगे, अगर ए हुआ ना तो फिर हम क्या करेंगे, फिर बी को रखेंगे पहले। ठीक है ना, फिर बी के बाद सारे बी वाले रख के फिर सी को देखेंगे, फिर डी को देखेंगे सी रखने के बाद। ठीक है ना, लेकिन अगर यहां पर ही थर्ड भी ए होता तो फिर यहां पर पहले ए वाला, थर्ड ए वाला रखते। ये क्लियर हो गया। अब अगली पॉसिबिलिटी को देखती हैं। अब ए के ही 6 लफ्ज तीनों पहले ए आते हैं, तो फिर अब इनका कंपैरिजन करेंगे कि पहले तीनों वर्ड ए हैं। 1 2 3 4 5, 5 वर्ड ऐसे हैं जिनके तीनों लफ्ज ए हैं। तो फिर हम चौथे से डिसाइड करेंगे कि अगर वो ए वाला है चौथा डिजिट, तो फिर ए आएगा, अगर नहीं है तो फिर बी आएगा, उसके बाद सी आएगा। पहले हमने पहले को देखना है, सबका सेम है, फिर दूसरे को देखना है, पहले ए वाले फिर बी वाले, अगर सबके ए हैं फिर हमने तीसरे को देखना, फिर चौथे को देखना। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब सवाल को देखते हैं। जी, अब सवाल क्या है जी, कहते हैं रैंक द फॉलोइंग। अब फॉल्स आ गया, फेलो आ गया, फेथ आ गया, फैलाबल आ गया, फैल्कन आ गया। अब इसकी तरतीब लगानी है। देखें जी, पहला तो आपको क्लियर हो गया कि सब में एफ आ रहा है। एफ आ रहा है, वो तो सारे सेम है, इस पे कंपैरिजन हुआ ही नहीं, मुकाबला सबका बराबर है। दूसरा वर्ड सबका ए आ गया, ये भी मुकाबले से बाहर हो गया, सारे कंपैरिजन में बराबर है। तीसरा लफ्ज देखते हैं, तीसरा एल आ गया है, एक में आई आ गया है, फिर अगले में भी एल आ गया है, उसके बाद फिर एल आ गया है। तो यानी कि अब एक आई वाला आया है। अब देखें कि एल पहले आता है या आई पहले आता है, अल्फाबेट में आई पहले आता है, यानी कि फेथ सबसे पहले आ जाएगा। हमने चौथे लफ्ज को तो देखना ही ना, तीसरी में कंफ्यूजन आ गई थी। तो आपका जो सी है ये सबसे पहले आ गया, डिक्शनरी में पहले आएगा बाकियों से। अब बाकियों का फिर कंपैरिजन है, तीनों के एल है, बल्कि चारों के तीसरा लफ्ज एल है। अब चौथे लफ्ज पे से इनका चारों लफ्ज बराबरी में है मुकाबले पे। अब हम चौथे लफ्ज को देख लेंगे। चौथा क्या है जी, एक का एस है, एक का एल है, एक का फिर एल है, एक का सी है। तो एल एल और सी, तो इसमें सी पहले आ रहा है, तो आपका जो ई है ये दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद बाकी कितने रह गए हैं, 3 रह गए हैं। एक है फॉल्स, एक है फेल, एक फैलो है, एक फैलाबल है। अब देखिए, एक में एस आ रहा है चौथे नंबर पे, बाकी दो में डबल एल आ रहा है। एस पहले आता है या एल, तो एस वाला तो पीछे चला गया, एंड पे चला जाएगा। अब डबल एल वाले आ गए हैं चारों, पहले 4 अदद मुकाबला कर रहे हैं, तो पांचवे में फैसला जाएगा। उसका पांचवा क्या है जी, ओ फैलो का, फैलो का पांचवा अल्फाबेट ओ है। पहला दल का पांचवा वर्ड क्या है, ए, ए पहले आएगा।
तो फैलाबल पहले आ गया, फैलो बाद में, डी आ गया, पहले सी आया, फिर ई आया, फिर डी, डी के बाद बी आया, और एस वाला एंड पे चला गया। ये क्लियर हो गया। अब ये डिक्शनरी का कंसेप्ट समझ आ गया कि डिक्शनरी में अल्फाबेट कि अगर पहले का नहीं बराबर है, दूसरे का मुकाबला बराबर है, तीसरे का मुकाबला वो भी बराबर है, चौथे का मुकाबला, वो आपका कंसेप्ट आप क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिकल भी हो गया। नेक्स्ट टाइप की तरफ चले जी। टाइप नंबर 18 आ गई कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन टेस्ट, के इंस्ट्रक्शन में कंफ्यूजन की होगी, आपको इंस्ट्रक्शन कमांड दी होगी उसमें ही कंफ्यूजन किया होगा, किया जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप आर सिंपल बट द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द आंसर आर कॉम्प्लिकेटेड। वो जैसे उसमें थर्ड कॉन्सोनेंट, फॉलो द थर्ड कॉन्सोनेंट वाला है, वो कॉम्प्लिकेशन थी ना, उसमें कंफ्यूजन किया था ना। मैं खुद कंफ्यूज हूँ आपको समझाते हुए, गौर से नहीं पढ़ा, सीधी जो बात है। तो वो इसी तरह का वो कहता है कंफ्यूजन डालेंगे, सवाल आसान होगा लेकिन कंफ्यूजन कोई ना कोई डालेंगे, जिस तरह उसमें डाली हुई थी उस सवाल में। अब सवाल को देखते हैं। अब अच्छा, इसमें कहता है स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्टडी द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड एक्सप्रेस द आंसर एज रिक्वायर्ड, कि जैसे रिक्वायर्ड है वैसे लिखे, थर्ड कॉन्सोनेंट ना लिखाएं, जो पूछा गया वो लिखना है। अब जी कहता है जी इफ 3x डिवाइडेड बाई 9x गिव 3, राइट y, अदरवाइज राइट z। समझ गए? उसने जवाब भी दे दिया, सवाल भी हल कर दिया है। अब वो कहता है कि अगर जवाब सही है तो क्या करना है, नहीं सही तो क्या करना है। तो अब 3x, इसका मैं व्हाइट बोर्ड निकाल लूं, फिर ही सवाल को हल कर देंगे, ज्यादा बेहतर यही रहेगा। जी कहता है 3x डिवाइडेड बाई 9x, ये मैं सोल्व करने लगा हूं, देखिएगा जरा। कहता है 3x डिवाइडेड बाय 9x, ऐसे ही नजर आ रहा है। अच्छा, ये x से x कट गया, और 3 1 था 3, 3 3 था 9, आंसर क्या आया 1/3। अब वो उसने जवाब क्या दिया था, कहता जी इफ 3x डिवाइडेड बाई 9x गिव्स 3, राइट y, तो आपने y लिखना है, या ये कह सकता है टिक ऑन y। अगर वो कहता नहीं आया तो फिर z पे करें। अब आप वो कह रहे हैं राइट y, आपका जवाब तो 3 आ नहीं रहा, तो आप y क्यों लिखेंगे? आप अदरवाइज वाला लिखोगे। y तो तब लिखना है जब जो आंसर 3 आए, ठीक है ना? तो आपका जवाब क्या होगा, z लिखेंगे आप, क्वेश्चन के मुताबिक z लिखना है। जवाब बेशक 1/3 है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर 3 जवाब आता है तो y लिखे, नहीं तो z लिखे। तो आपका नहीं तो में आया है, फाल किया कि z, 3 जवाब तो आया नहीं, इसलिए आप z आंसर होगा। क्लियर है इसमें? अब वो कहता है जी इफ I इज द फोर्थ वावल ऑफ द अल्फाबेट, I क्या है जी, 4 अल्फाबेट है। एक मिनट है, 18 है, 2 रह गए बस, 18वां हो गया। नहीं, 18वें तो सेकंड पार्ट कर रही थी। If I is the fourth vowel of the alphabet, write true unless G is the fifth consonant, in which case write false. लगा रिज्यूम। अच्छा, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 2 ਪਾਰਟਸ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਚ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਕੀ ਆ ਜੀ, 4th ਵਾਵਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਏ ਈ ਆਈ ਤੇ 3rd ਵਾਵਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 4 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲੈਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਚੌਥਾ ਵਾਵਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਇਜ਼ ਦਾ 3rd ਵਾਵਲ ਐਂਡ ਨਾਟ 4th, ਹੈਂਸ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਐਜ਼ ਟਰੂ। आई अगर कहता चौथा तो फिर ट्रू कहना, आई ते वो कह रहा कि आई अगर चौथा, लेकिन आई ते तीसरा वा, इसलिए ट्रू नहीं है। दूसरा कहता नाउ एग्जामाइन द सेकंड पार्ट, इन दिस जी इज रियली द 5th कॉन्सोनेंट,
देखो बी सी डी एफ जी, जी पंजवां कॉन्सोनेंट ही है ना, वावल कट के पंजवां ही बनता पिया ना, तो वो ठीक है। हैंस द आंसर टू बी रिटन इज फाल्स। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਫਿਫਥ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਲਸ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਾਲਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। टाइप 19 आ गई, कहता है स्पॉटिंग आउट हिडन ਲੈਟਰਸ ਇਨ वर्ड्स, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਡਨ ਲੈਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪॉट ਆउट ਕਰਨਾ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਵਾ। एग्जाम्पल तो समझते हैं। कहता है व्हाट इज दैट विच अकर्स वंस इन फरवरी, ट्वाइस इन जनवरी बट नेवर इन जून। जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ फरवरी ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, जनवरी ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, लेकिन जून ਚ नहीं आ ਰਿਹਾ। जून ਦੇ ਵਿੱਚ देखो जे यू ਤੇ एन ई, मतलब कि ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨੈਵਰ ਇਨ ਜੂਨ, मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, मतलब कि ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਯੂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਐਨ, ਨਾ ਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਚ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਫਰਵਰੀ ਚ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫੈਬਰਵਰੀ ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਬਰਰੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। एक यानी कि स्पोर्टिंग आउट वर्ड अल्फाबेट लभने हैं, यही साडा कंफ्यूजन है। अच्छा क्वेश्चन 2 ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, व्हाट इज दैट व्हिच इज फाउंड इन अ विलेज एंड अ सिटी बट नेवर इन टाउन। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੇਜ ਚ ਵੀ ਆ, ਸਿਟੀ ਚ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਊਨ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਟੀ ਚ ਵੀ ਆਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪ 20 टेस्ट ऑफ वोकैबलरी। अच्छा वोकैबलरी का अगे भी एक आ गया, ABC लगा के ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੈਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਕੈਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਲੈਵਲ ਆ ਗਿਆ। कहते in this type of test the knowledge of vocabulary of a candidate is tested। एग्जांपल समझते हैं आप। कहते हैं name the choice which provides the correct word। नेम द चॉइस विच प्रोवाइड्स, जो मुहैया करती है करेक्ट वर्ड, सही वर्ड को, टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में कहते देयर वाज एन एटमॉस्फेयर, और साथ वो कह रहा है इन द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस क्या है जी, वो मैं पहले पढ़ने लगा था, स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई थी। कहते देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डैश इन मीटिंग। अब उसमें उसने पीस दिया हुआ है, PEACE, PIECE, PEAS और PICE। अब देखें जी जो पहला पीस होता है PEACE, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अमन। दूसरा पीस जो है PIECE, इसका मतलब होता है टुकड़ा। जो तीसरा पीस है इसका मतलब होता है मटर। और जो चौथा पीस है इसका एक मिनट देख लेते हैं अभी। PIC का मतलब भी टुकड़ा होता है, ठीक है ना। उसके अलावा भी एक इस डिक्शनरी में दिया हुआ है, अ फार्मर मॉनिटरी यूनिट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इक्वल टू 1/4 ऑफ एन एना। ये PIC बेटा ये जो है ना, थोड़ा सा जीके के हवाले से देख लें। कहता है जी ये इंडिया का कोइन था, फार्मर कोइन है, पुराना कोइन है, और ये एक रुपए का 64वां हिस्सा होता है। 1 रुपए का 64वां हिस्सा होता है। जैसे हमारे यहाँ 25 पैसे चलता था, अठानी चलती थी, चवानी वगैरह, वो रुपए का कुछ हिस्सा होता था। इसी तरह जो पीस है PIC, तो वो क्या है जी, फार्मर इंडियन कॉइन है। अब बोलने में तो लफ्ज सारे एक जैसे हैं, और ये जो पहले दो लफ्ज हैं ये तो आपने पहले भी पेयर ऑफ वर्ड में मैट्रिक लेवल पे पढ़े हुए हैं। लेकिन PEAS पीस मटर को कहा जाता है,
दानों को, और PICE कॉइन का नाम है। अब इस फिक्रे में कौन सा आएगा, कहता देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डैश इन मीटिंग। अब मीटिंग की बात हो रही है, तो मीटिंग में माहौल जो था वो टुकड़ा तो नहीं हो सकता, मटर का दाना भी नहीं हो सकता, वो तो ये हम कह सकते हैं कि पूरा मन था, ठीक है ना, इसलिए ए आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देखते हैं। कहता आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूज अ वर्ड विच हैज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग एज द वर्ड इन ब्रैकेट्स। कि ब्रैकेट में जो लफ्ज है और आगे जो वर्ड दिए हुए हैं, ये कह लें कि सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम, सिनोनिम CORSE, कोर्स। इस कोर्स का मतलब जो होता है बेटा वो रफ होता है, ठीक है ना, खुरदरा। कोई रफ चीज वो हो सकती है, खराब चीज हो सकती है जो रफ इस्तेमाल के लिए आप रखते हैं। तो अब उसमें आगे उसने दे दिया है रोड, रफ, रीडिफाइंड, पोलाइट, टिमिड, आउटस्पोकन। तो कोर्स का मतलब रफ है, तो आपका आंसर रफ आ जाएगा। अच्छा, ये कोर्स का सिनोनिम अभी मेरे जेहन में आ रहा है, मैं वो भी बता दूं। ये कोर्स रफ है, एक COURSE होता है कोर्स, जो आपका सिलेबस है। जैसे आपने आप जॉब का पेपर देना है तो उसका कोई ना कोई कोर्स होगा, उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। क्लियर है जी। इतना काफी है, कल से फिर 21 से 40 तक चला जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।